Hey everyone, welcome back to my channel CS with Shri. In today's video, we will talk about how to approach your CS executive preparation for June 2026. तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, तुम्हें सिलेबस कितना कंप्लीट करना है, कब तक कंप्लीट करना है, तुम्हें स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, तुम्हें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो एंड तक देखना. एंड में मैं तुम्हें एक स्मार्ट वर्क बताऊंगी जो तुम कर सकते हो to score good marks in your attempt. So without wasting any time, let's start the video. Okay. तो our first topic is syllabus completion. अब तुमने क्लासेस ज्वाइन कर ली होगी, क्लासेस तुमने ऑनलाइन ली होगी या फिर ऑफलाइन ली होगी, एंड देन कुछ कुछ लोगों ने रिकॉर्डेड बैचेस ली होगी. ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हें अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है. एंड मैं बता रही हूँ सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए. ये नहीं कि एक दो टॉपिक्स रह गए वगैरह. एक दो टॉपिक्स छोड़ने में कोई भी ये मत करना कि तुम टॉपिक छोड़ दोगे तो हो जाएगा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम कर सकते हो, निकल सकते हो, तुम्हारा पास हो सकता है, अटेम्प्ट क्लियर हो सकता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करना इज मस्ट. एवरी टॉपिक यू शुड कवर. ओके, तो इफ अब हमारे पास है फेब. इफ तुम फेब से स्टार्ट कर रहे हो, जैन से तो तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होगी, बट अभी हम फेब की बात करते हैं. फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई. अपने पास जून, 1 जून से तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इफ तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑफलाइन क्लास लिए हो, तो तुम अपनी फैकल्टी से बात कर सकते हो कि वो अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करेंगे. ओके, और इफ तुमने रिकॉर्डेड बैचेस अगर परचेस किए तो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कब तक कंप्लीट करना है. तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो तुमने क्लासेस लगाए वो तो फैकल्टी के ऊपर डिपेंड है. मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज अप्रैल तक तो करवा ही देनी चाहिए उन्होंने क्लासेस अपनी कंप्लीट, ताकि मई का जो मंथ है तुम्हें रिवीजन के लिए मिल जाए. ठीक है, क्योंकि 1 जून से तो तुम्हारे पेपर है, तो एक महीना सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन के लिए तुम्हें लेना ही है और रखना ही है अपने पास. ठीक है, अब बात करते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस वालों की. तो इफ तुमने रिकॉर्डेड क्लासेस लिए तो तुम टारगेट अपना रखोगे कि तुम 15 अप्रैल या फिर 31 मार्च या फिर 15 अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. डिपेंड तुम कौन सा ग्रुप ले रहे हो. ग्रुप 1 में अगर 4 सब्जेक्ट है तो तुम्हारे सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट्स है एंड फर्स्ट जो CAFM है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. ओके, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस ट्राई करो कि 15 अप्रैल तक, या फिर 15 अप्रैल तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 अप्रैल तो है, तो 15 अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अब वो तुमको देखना है कि तुम कैसे पढ़ते हो. लाइक एक दिन में तुम कितने लेक्चर्स देखते हो, एक दिन में कितनी क्लासेस करते हो और फिर सेल्फ स्टडी करते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम क्लासेस कर रहे हो तो तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे. क्लासेस के साथ साथ तुम्हें उसके बाद 3 to 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी और जो जो क्लासेस में रिवाइज, जो जो क्लासेस में पढ़ाया है तुम्हें उसी दिन जाके वो चीज़ रिवाइज करनी है. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है तुम्हारी सेल्फ एनालिसिस की. ठीक है, अब 4 सब्जेक्ट है, मैं ग्रुप 1 की ही बात करूंगी फिलहाल. तो 4 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, तो तुम्हें ये करना है कि तुम्हारा ग्रुप 1 में कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड लगता है और इजी लगता है. ठीक है, तुम्हें ये सेल्फ एनालिसिस करना है. तुम क्लासेस कर रहे हो ऑब्वियसली, तो तुम्हें ये समझेगा कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे टफ जा रहा है. लाइक JIGL हो गया जो बहुत ही लॉ बेस्ड टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स है लॉ वाले. तो तुम्हें अगर वो डिफिकल्ट जा रहा है तो तुम वो एक सब्जेक्ट चूज कर लो कि ये मेरा डिफिकल्ट टॉपिक है, या फिर जिससे अकाउंटिंग पसंद है तो उसे अकाउंटिंग ईजी लगेगा, CAFM. जिससे नहीं है उसे CAFM टफ लगेगा. ओके, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट उसे ईजी लग सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ठीक है, तो तुम अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करो कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ईजी लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है. उस हिसाब से तुम जब रिविजन करोगे तो तुम उस हिसाब से अपने टॉपिक्स, अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकोगे. लाइक इफ मैं बात करूँ तो JIGL, इफ तुम्हें एग्जाम्पल लेते हैं हम, JIGL इफ तुम्हें टफ लग रहा है, ठीक है, और बाकी के ईजी लग रहे हैं, तो जब रिवीजन तुम करोगे तो JIGL को ज्यादा टाइम देना है और बाकी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है. ठीक है, अब JIGL, कंपनी लॉ एंड SBI ये थ्योरी सब्जेक्ट्स है. ठीक है, एंड CAFM है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. अब इसमें क्या होता है, तुम्हें केसेस सॉल्व करने होते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सॉल्व करने होते हैं, सारा कुछ रिटर्न करके ये करना होता है. तो तुम CAFM को ज्यादा टाइम दे सकते हो रिस्पेक्टिव ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स. मैंने भी CAFM को ज्यादा टाइम दिया था. इफ मैं बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स 3-3 घंटा पढ़ती थी तो मैं JIGL एक्स्ट्रा पढ़ती थी, लाइक 4 to 5 आवर्स. सॉरी, CAFM एक्स्ट्रा पढ़ती थी 4 to 5 आवर्स. ठीक है, पहले दिन में मैं पहले सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स कवर कर लेती थी एंड रात में मैं CAFM पढ़ती थी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो तुम्हें टफ लगता है तुम उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा कम कम टाइम दो. बट एक बात है कि तुम्हें इक्वल प्रायोरिटी हर सब्जेक्ट को देनी है. इफ मार्क्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ ना तो एग्रीगेट में तुम रह जाओगे, इसलिए तुम्हें इक्वल प्रायोरिटी देनी है. हर सब्जेक्ट में ये टारगेट रखना है कि तुम 50+ मार्क्स स्कोर ही करो. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में. ओके, तो तुमने क्लासेस ज्वाइन कर ली है,
अभी तुम्हारा फिलहाल फोकस रहना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, ठीक है? जो भी तुम्हें क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तुम्हें उस चीज़ को अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है और कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है। इफ़ तुम्हें कन्फ्यूजन है तो तुम अपनी फैकल्टी से बात करो, वो तुम्हें बताएँगे, बार-बार डाउट्स पूछो। मैं तो अपने क्लासेस में बहुत डाउट्स पूछती थी एंड मुझे उस चीज़ का कोई ये नहीं है कि इतना क्यों, सिली से सिली डाउट भी रहा ना तो तुम मुझसे पूछो, ठीक है? इससे तुम्हारा ही बेनिफिट है, बाकी किसी का नहीं है, ओके? इफ तुम्हारे डाउट से बाकी किसी को बेनिफिट मिलता है तो वो तो अच्छी बात है, बट तुम्हारा खुद का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो डेली तुम्हें रिवीजन करनी है, ठीक है? क्लासेस होने के बाद डेली 3 टू 4 आवर्स तुम्हें जो भी क्लासेस में पढ़ाया है वो रिवीजन करना है। इफ तुम्हें होमवर्क देते हैं, तुम्हें कुछ बोलते हैं कि ये पढ़ के आना नेक्स्ट डे, हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो तुम्हें वो करना है, ओके? नहीं समझ रहा है तो फैकल्टी से पूछना है, ठीक है? नेक्स्ट अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। फैकल्टी तुम्हें अपने नोट्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है और तुम्हें अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। देखो, थ्योरी सब्जेक्ट में तुम्हें अपने नोट्स ही काम आएंगे, ठीक है? तुम फैकल्टी के नोट्स ले लो एंड तुम मॉड्यूल ले लो, उन दोनों को मिलाकर तुम अगर अपने नोट्स बनाओगे, ये मैं बात कर रही हूँ जब तुम खुद सेल्फ स्टडी करोगे, ओके? जब तुम्हारे पास टाइम रहेगा सेल्फ स्टडी का, तब तुम खुद के नोट्स बनाना। क्लासेस हो गई, तुमने लेक्चर्स देख लिए, उसके बाद जब तुम खुद बैठोगे पढ़ने के लिए तो तुम हर चीज़ राइटिंग में ही करना, सेल्फ नोट्स बनाना खुद के और वैसे ही पढ़ना, ठीक है? क्योंकि एक तो तुम्हारा पेपर रिटर्न आता है, ठीक है? अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रही, तुम्हारी स्पीड नहीं रही, तो तुम वो 3 घंटे का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो जितना हो सके राइटिंग खुद से करना, जिसको लिख कर पढ़ने की आदत है, लेकिन मुझे है कि मैं जब तक लिखती नहीं तो मेरा लर्न नहीं होता है कुछ भी। तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है? लिख कर पढ़ो हर चीज़, कॉन्सेप्ट जो भी है, नहीं हो रहा है देखकर लिखो, बट लिखो, ठीक है? उससे तुम्हारी स्पीड इम्प्रूव होगी और ऐसा नहीं कि स्पीड में लिखना है तो तुम्हारा प्रेज़ेंटेशन और हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं जाएगा, तुम्हारा प्रेज़ेंटेशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए और हैंडराइटिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अभी से अगर तुम स्टार्ट करोगे रोज़ डेली लिखना, तो तुम तुम्हारे जून अटेम्प्ट में अच्छे से लिख पाओगे और स्पीड में तुम्हारा मतलब 3 घंटे में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा पेपर, ठीक है? क्योंकि लेंदी पेपर आता है, थ्योरी है, इफ तुम फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो फर्स्ट टाइम से तो तुम एकदम ये हो जाओगे कि भाई हुआ नहीं और पैनिक हो जाओगे, ठीक है? तो जितना हो सके स्पीड में, जिसको स्पीड में लिखने की आदत है वो तो वेल एंड गुड है, बट जिसको नहीं है तो अभी से ही आदत डाल लो, ठीक है? अब सेल्फ स्टडी के टाइम पे तुम्हें ये भी एक चीज़ करनी है कि तुम्हारे क्लासेस में अपने क्लासेस वाले नोट्स से पढ़ाएँगे, जो क्लासेस की नोट्स है, ठीक है? इफ कोई मॉड्यूल से पढ़ा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं पढ़ा रहा है तो तुम्हारा ये काम है कि तुम घर पर आके वो कॉन्सेप्ट अपने मॉड्यूल से रीड करो, वहाँ पर मार्क करो कि क्या है, क्या नहीं है। इफ समझ रहा है तो ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज में ही तुमको चीज़ें लिखनी है, लॉ की लैंग्वेज में ही तुमको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि क्लासेस के जो नोट्स हैं वो तुम्हें बहुत ही सिंप्लीफाई करके देते हैं क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है? बट तुम्हें आंसर्स जब लिखने हैं तो तुम्हें आईसीएसआई की मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं। तो तुम्हारा ये काम होता है कि क्लासेस होने के बाद तुम घर पर आओ और तुम्हारे जो मॉड्यूल है, जो भी कॉन्सेप्ट तुमने क्लासेस में पढ़ा है, समझो डिविडेंड पढ़ा है या फिर शेयर्स के बारे में कुछ पढ़ा है और वो टॉपिक तुम्हें मॉड्यूल में पूरा रीड कर निकालना है, ठीक है? तो तुम्हें इससे पता चलेगा कि मॉड्यूल में लिखा कैसे है और कौन सी टर्म्स और कौन सी चीज़ें मॉड्यूल में मेंशन की है, ठीक है? लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है बट हमें ये ही लैंग्वेज में पेपर्स लिखने हैं, ठीक है? तो अपने आप को आदत डालो कि हम मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखेंगे। पढ़ते टाइम पे खुद के जब तुम हैंड रिटन नोट्स भी बना रहे हो, तो उसमें मॉड्यूल की ही लैंग्वेज आनी चाहिए। तुम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज नहीं लिख सकते, उसमें तुम्हारे मार्क्स के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, ठीक? मॉड्यूल रीड करना इज़ मस्ट। मॉड्यूल के बाहर कुछ भी नहीं पूछता है इंस्टीट्यूट, तो मॉड्यूल करते ही रहना, मॉड्यूल पढ़ते ही रहना। कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा, क्लासेस हो गई तुम्हारी, जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठोगे उसके तब वो टाइम पर भी तुम्हारी मॉड्यूल तुम्हारे सामने ही होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट हो गया है, अब ये मैं मॉड्यूल से रीड करूँगी। मॉड्यूल में क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे केस लॉस उन्होंने डाले हुए हैं, जो कि बहुत ईज़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। इफ तुम वो पढ़ते हो और अपने पेपर में वो चीज़ मेंशन करके आते हो, तो तुम्हारे मार्क्स के चांसेस हाई रहते हैं। एंड इफ तुम्हें लीगल टर्मिनोलॉजीज़ समझ नहीं रही है मॉड्यूल की, ठीक है? तो तुम एक काम कर सकते हो, वो चीज़ जो तुम्हें नहीं समझ रही है, लाइक वॉइड अब इनिशियो एक वर्ड है, ठीक है? वो तुम्हें नहीं समझ रहा है, स्पेशली तुम्हें जेआईजीएल में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ जाएगी इस चीज़ से रिलेटेड, तो सिंपली वो वर्ड अंडरलाइन करना, उसके साइड में एरो देके अपनी लैंग्वेज में वो वर्ड का मतलब लिख लेना। इफ तुम हिंदी बोलते हो तो हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में तुम अपना वो उस चीज़ का मीनिंग लिख लेना। गूगल यूज़ करो, चैट जीपीटी यूज़ करो, ट्रांसलेशन यूज़ करो और वहाँ पर लिख लो। तुम्हारे फैकल्टीज़ भी पढ़ाते टाइम तुम्हें बताएँगे कि इसका मतलब ये है, तो तुम्हें तुरंत ही वो चीज़ लिख लेनी है ताकि तो जब तुम रिवाइज़ करो तो तुम्हें ये कन्फ्यूजन ना हो कि अरे ये वर्ड क्या है? ये वर्ड का मतलब क्या है? तब तुम जाकर देखो कि अच्छा ये है, फिर लिखो।
तो इससे अच्छा है कि जैसे-जैसे तुम्हें जो वर्ड नहीं समझ रहे, तुम उसको अंडरलाइन करो, हाइलाइट कर लो एंड तुम उसको उसके साइड में ऐसा एरो कर कर तुम लिख लो। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूँगी कि मैंने कैसे-कैसे लिखा था। इफ मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, तो मैंने रेड या फिर ब्लैक पेन यूज़ किया है उस चीज़ को एक समराइज़ फॉर्म में लिखने के लिए, जिससे मुझे रिवीजन के टाइम या फिर मैं वो कॉन्सेप्ट रीड कर रही हूँ, तो मुझे ईज़ी पड़े और मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हो जाए कि अच्छा ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट है, ओके। और इफ तुम्हें लग रहा होगा कि थ्योरी सब्जेक्ट है तो हम रट्टा मार लेंगे या फिर मग अप कर लेंगे चीज़ें तो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एसबीआईएलएल में और जेआईजीएल में भी। एसबीआईएलएल में तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट कंपनी लॉ एंड जेआईजीएल में तुम्हें प्रैक्टिकल केसेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसके लिए तुम्हें तुम्हारा कंसेप्ट क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। इफ तुम्हारी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेंगी तो तुम वो लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तुम कितना भी रट्टा मार लो, कितना भी कुछ कर लो, ठीक है। तो यही रिकमेंड करूंगी मैं कि क्लासेस में जो भी टॉपिक हो रहा है बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से देखो। एक भी माइनर टॉपिक है जो तुम्हें लगता है कि अरे ये तो ईजी है या फिर तुमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, उससे भी तुम अच्छे से पढ़ो, ओके। तुम्हारे 11th-12th में या फिर बीकॉम के इसमें तुमने वो टॉपिक पढ़ लिया होगा, डिविडेंड हो गया, शेयर्स हो गया, डायरेक्टर्स हो गया, ये हम पढ़ते ही रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ट्रांसलेट करेगा तुम्हारे पेपर में, ओके। इफ तुम रट्टा मारोगे तो शायद से तुम भूल जाओ, बट इफ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम अपने लैंग्वेज में भी वो लिख सकते हो। अपने लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश में ही लिखना है, बट नॉर्मल इंग्लिश में तुम लिख सकते हो, जिससे तुम्हारे मार्क्स तो भी तुम्हें मिले। इफ तुम लीगल टर्मिनोलॉजीज, इफ तुम्हें लीगल लैंग्वेज नहीं आ रही है या फिर तुम भूल चुके हो तब, तो तुम इफ तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा, तो तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए रट्टा मारने के पीछे मत ही पड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तो ही बेटर रहेगा। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क के बारे में कि तुम्हें स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो फैकल्टीज पढ़ाते टाइम तुम्हें ये बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से चीज़ें रिपीटेड आती है। लाइक कोई टॉपिक है तो वो बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो, ये बहुत बार इंस्टीट्यूट ने रिपीटेड पूछा है। तो तुम सिंपली उस चीज़ को कोई भी पेन ले लेना है, कोई भी मार्कर ले लेना है, फिर नॉर्मल पेंसिल से ही वहाँ पर आईएमपी करके लिख देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, या फिर स्टार मार्क बना लेना, जैसे भी तुम करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब तुम रिवाइज करोगे तब तुम्हारे वो तो कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्क रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम रिवाइज करते टाइम उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दोगे या फिर 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ोगे, वो टॉपिक को पढ़ोगे। तो ये रहेगा कि उसमें ज़्यादा तुम्हारा ध्यान देगा कि नहीं ये आया हुआ है पेपर में या फिर ये इंपॉर्टेंट है, हमारे सर ने बोला है, हमारी मैम ने बोला है, तो हम इसको 2-3 बार पढ़कर जाएंगे पेपर के पहले या फिर जब रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है वो कॉन्सेप्ट में। इफ वो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं समझ रहा है तो फैकल्टी से वापस से पूछो, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने फैकल्टी मार्क करवाते हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से करके जानी है, ठीक है। नहीं अगर समझ रहा है फैकल्टी का, तो दूसरे यूट्यूब पे वगैरह देख लेना लेक्चर्स, उससे समझ लेना, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जिन्हें समझा है और वो अगर अपने लैंग्वेज में तुम्हें समझाना चाहते हैं तो उनकी तुम हेल्प ले सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। ये स्मार्ट वर्क तो तुम्हें करना ही है, बट तुम एक और स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि मैं एक सीरीज लेकर आ रही हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीआईएलएल, सीएएफएम, इन सब के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैं तुम्हें मार्क करवाऊंगी। तुम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज, और ये भी बताऊंगी कि पहले तुम्हें कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जो एबीसी एनालिस रहता है कि पहले तुम्हें कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कौन से चैप्टर स्किप नहीं करने हैं। स्किप तो कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है। बट ये बताऊंगी कि जिसमें ज़्यादा वेटेज के मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, वो सब में तुम्हें एक एक वीडियो बनाकर, जेआईजीएल का एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगा, एसबीआईएलएल का रहेगा, कंपनी लॉ का रहेगा एंड सीएफएम का रहेगा, ओके। तो तुम्हारा काम बस यही रहेगा, अपनी क्लासेस करो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करो, और जो मैं भी वीडियोस बना के टॉपिक्स तुम्हें बताऊंगी वो तुम मार्क करते जाओ और उस हिसाब से पढ़ो, ओके। तो इफ हम कंक्लूड करते हैं ये वीडियो को, तो फर्स्ट तुम्हें करना है सिलेबस अपना कंप्लीट, जो जो मैंने डेट बताई है, अप्रैल तक तुम्हें तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि तुम्हें मई का जो मंथ है, अप्रैल तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि मई का जो मंथ है तुम्हें सेल्फ स्टडी और रिविजन के लिए मिले, ठीक है। नेक्स्ट, डेली रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को, जो क्लास में पढ़ाया है घर पर आके रिवाइज करो, ठीक है। डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के लैंग्वेज में लिखो उस चीज़ को, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन में रहो, तो ही चीज़ होगी। इफ तुम कर रहे हो क्लास 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 सिर्फ क्लासेस कर रहे हो और तुम उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहे हो, फिर जब मई के मंथ में तुम वो चीज़ लेकर बैठोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो तुम्हारे रिविजन की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें 2 से 3 टाइम्स तो रिवीजन तुम्हारा हो जाना चाहिए, ठीक है, बिफोर योर एग्जाम्स, ठीक है। 2 से 3 बार तुम्हें रिवीजन करना ही है हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का। और सीएफएम का तो प्रैक्टिस के बिना होगा नहीं, ठीक है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सीएफएम की, ओके। सीएफएम ऐसा सब्जेक्ट है कि
उस चीज़ की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट रह जाता है। तो तुम्हें बहुत फोकस करना है CAFM में, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं रिवीजन के बारे में, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में और हाउ टू राइट आंसर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। तुम्हारा पहले यही मोटिव रहना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा रिविजन, PYQ सॉल्व करना, स्कैनर सॉल्व करना। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल तुम्हारा अपना पूरा फोकस अभी सिलेबस कंप्लीशन और कंसेप्ट बिल्डिंग पे रहना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी सीरीज ला रही हो तो तुम वो भी देख सकते हो, उससे तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हारे रिवीजन के टाइम पे और तुम्हारे सेल्फ स्टडी के टाइम पे। तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड बैचेस देख रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी रहेगा इफ तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपने मार्क कर लो और उस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज भी मैं लाना चाहती हूँ। इफ तुम्हें चाहिए तो तुम प्लीज़ कमेंट करो। So with this, I end this video. If you like this video, just subscribe to my channel and stay tuned for more success insights and study guidance. Bye.